हेलो एवरीवन, आई एम योर कॉमर्स एजुकेटर धीरज। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज हमारे सिलेबस के बारे में। स्टूडेंट्स, जो कॉमर्स फील्ड है उसमें मैंने आपको बताया था सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा बुक है या सब्जेक्ट है वो होती है अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल नॉलेज देता है हमें किसी भी कोर्स की। मतलब कॉमर्स, अगर आपको कॉमर्स पढ़ना है तो उसमें अकाउंटेंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो 11th क्लास का आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली में जो क्लास 11th है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस अकॉर्डिंग टू आरबीएसई है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हमेशा इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और इन्हीं फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम उनको डील करते हैं। बट जब बात आती है कि आरबीएसई में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की, तो हम सिलेबस जो डिस्कस करते हैं वो सीबीएसई के पैटर्न पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि वहां लार्ज क्वेश्चंस, मोर देन क्वेश्चंस होते हैं जो प्रैक्टिस के लिए हमारे लिए सही है। तो ये सिलेबस अकॉर्डिंग टू आरबीएसई है जो राजस्थान बोर्ड ने आपके लिए बनाया है। बट आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, कॉन्सेप्ट वहां भी वही है, वहां भी वही है। बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पर इलस्ट्रेशंस 5 या 7 मिलते हैं अपन को, और जो सीबीएसई की बुक्स में उसमें इलस्ट्रेशन 50-40 मिलते हैं, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो हम सीबीएसई की बुक्स गाइड करते हैं आपको कि हम वहां से इसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास राजस्थान की बुक ही एक अवेलेबल होती है जहां पर ये सिलेबस होता है, तो हम उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी का मतलब मैंने बताया था लेखा शास्त्र, जिसमें हम ट्रेड करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं। अब जब हम बिजनेस करते हैं तो हम एक्चुअली में ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं। एक्चुअली में अकाउंट्स बनाना क्यों कंपलसरी है, हम सर यहाँ अकाउंटेंसी पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडी सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी, बिकॉज ऑफ द रीजन हमें बिजनेस में जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें बिजनेस में पता नहीं होता हमारा बिजनेस प्रॉफिट गेन कर रहा है या लॉस की ओर जा रहा है, या कितने एक्सपेंसेस होते हैं, कितनी इनकम्स होती हैं। ये सब कुछ डिटेल को जो एक तरीके से मैनेज करने का काम होता है, जो मेंशन करने का काम होता है, वो काम होता है अकाउंटेंसी का। मतलब अकाउंटेंसी में ये सारी डिटेल्स शो की जाती है कि हमने क्या इनकम गेन की है, क्या हमारे एक्सपेंसेस है, क्या हमारी इनकम्स है, किस पर्सन को हम क्या दे रहे हैं, किस पर्सन से हम क्या ले रहे हैं, बिल्डिंग का रेंट क्या है। ये सब कुछ जो डील किया जाता है, ये सब जो मेंटेन किया जाता है, ये अकाउंट्स में मेंटेन किया जाता है। और इसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिनके बेसिस पर इनको फॉलो किया जाता है। अब बात ये आती है सर कि क्या है, तो देखो सबसे पहले मैं एक बहुत अच्छा आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब आप कॉमर्स में आ चुके हो तो कॉमर्स में आने के साथ साथ आपका बिहेवियर भी कॉमर्शियल होना चाहिए, आपकी थिंकिंग भी कॉमर्स की होनी चाहिए। और कॉमर्स की थिंकिंग क्या है? कॉमर्स की थिंकिंग एक है, कॉमर्स ये कहती है कि पहले क्या कहती है कॉमर्स? पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। ये हिंदी की 2 लाइनें हैं, ये हिंदी में भी ऐसे ही बोली जाती है और ये इंग्लिश में भी ऐसे ही बोली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी में कुछ अलग है और इंग्लिश में कुछ अलग है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। पहले लिखने का मतलब हो गया कि फर्स्टली आपको इसको नोट करना है, इसको लिखना है। कोई भी मान लो किसी को भी आपने पैसे दिए, किसी से भी पैसे लिए, तो पहले लिख, पहले उसको लिखो, ठीक है? पहले लिख पीछे दे। मान लो मुझे 10,000 रमेश को देने हैं पेमेंट, तो मैंने 10,000 लिखा पहले कि रमेश को 10,000 दिए, फिर रमेश को पे करो, तो पहले लिखा फिर रमेश को दिया। पहले लिख पीछे दे। और अगर भूल पड़ जाए, अगर आप भूल जाओ तो कागज में देख लो कि आपने किस पर्सन को कितना अमाउंट दिया। इसलिए यहां पर लेखा शास्त्र में, अकाउंटेंसी में ये एक गोल्डन रूल है, ये कह सकते हो। ये एक तरीके से सबसे बेस्ट वे है जो ये बताता है कि अकाउंटेंसी क्यों बनाई गई है। अकाउंटेंसी इसलिए बनाई गई है कि पहले लिखो पीछे दो, और अगर भूल हो जाए, गलती हो जाए या भूल जाओ तो उसको कागज से लो। कागज से मतलब कागज में देखो, आपके जो भी जहां भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं उन अकाउंट्स में देखो, और वहां से उनको फिर देखो और उनको बताओ कि सर मैंने आपको इतना पेमेंट दे दिया। ये बाकायदा बुक्स में लिखा हुआ रूल है, ऐसा नहीं है मैं मेरी मर्जी से बता रहा हूं। कॉमर्स कुछ नहीं है, सिर्फ कॉमर्स का मतलब है कि आपने किस पर्सन को कितना क्या पे किया, किससे क्या लिया, किस पर क्या एक्सपेंसेस किए, इसको अपनी नोटबुक में लिखना। अब हम इसको नॉर्मली बेसिस पर अगर नोटबुक में लिख लेते हैं, हम नॉर्मली बेसिस पर अपने घर का बजट भी बनाते हैं, हम हमारे सामान की लिस्ट भी बनाते हैं, तो हम लिख लेते हैं ना, हमने 5 kg चीनी परचेज की, साल्ट परचेज किया, टी परचेज की, या कोई भी बहुत सारे आइटम्स हम बजट बनाते हैं। हम घर में भी बजट बनाते हैं, हमको इतना एक्सपेंसेस इस पर करना है। जनरली बेसिस पर हम भी देखते हैं कि हमें कॉपी के लिए इतना, बुक्स के लिए इतना, हमारी फीस इतना है। पेरेंट्स ही बजट्स बनाते हैं, वो लिखते हैं, तो ये अकाउंट्स है। अब ये बिजनेस
में अगर आ जाती है तो ये बिजनेस के लिए अकाउंट्स है। अगर अपन घर में इसको नॉर्मली करते हैं तो वो भी अकाउंट्स है, वो भी कॉमर्स है। और अगर इन्हीं चीजों को हम बिजनेस में ले आते हैं तो वहां ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी बनता है। अब हम नॉर्मली बेसिस पर तो फैमिली में तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में करने के लिए उसके रूल्स रेगुलेशंस होती है, कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ वे होता है, उस वे के अकॉर्डिंग उनको डील किया जाता है। ऐसा नहीं कर सकते आपके एक्सपेंसेस को कहीं और लिख दिया, इनकम को कहीं और लिख दिया, प्रॉफिट को कहीं और लिख दिया, एक्सपेंस लॉसेस को कहीं और लिख दिया, और रेंट पे किया उसको कहीं और लिख दिया, और सैलरी पे की उसको कहीं और लिख दिया। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका कोई एक ट्रांजैक्शन तो होगा नहीं, आपके बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, बहुत सारे ट्रांजैक्शन से बचने के लिए हम यहाँ पर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ताकि एक ही ट्रांजैक्शन से मुझे ये पता लग जाए कि मैंने इस पर्सन को इतना मार दिया। आप देखते हो कि पेट्रोल पे बहुत सारी भीड़ पड़ती है, हजारों कस्टमर पर डे के आते हैं। अगर आप एक एक की एंट्री करने बैठोगे तो 1000 कस्टमर एक पेट्रोल पंप पे, अगर किसी के 10 पेट्रोल पंप है तो वन डे में 10,000 ट्रांजैक्शंस हो गए हैं। अब एक दिन के 10,000 ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना इट्स नॉट इजी थिंग। तो उसके लिए अकाउंट्स चाहिए, और अकाउंट्स भी ऐसी नहीं नॉर्मली में लिखने वाली, उसके लिए चाहिए कौन सी, एडवांस अकाउंट्स, जो हम सीख रहे हैं, जिसके लिए हम स्टडी करते हैं। ये हमारा मेन पर्पस है, हमारे एक तरीके से हिसाब किताब को रखने के लिए, जो हमारे जो भी बिल्स हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, हमारा कैश है, कुछ भी है जिसमें गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश ना हो, इसके लिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। और 11th क्लास इसका बेस है। जिस स्टूडेंट को 11th क्लास आ गई है, फ्यूचर में ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कॉमर्स में कोई क्लास है, अगर मैं ये कहूं कि 11th इंपॉर्टेंट है, 12th इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, या आगे आप जितना भी पढ़ोगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपकी 11th क्लास है। स्टूडेंट्स, आपने अब तक देखा होगा कि सब आपको ये बोलते हैं 10th क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां अच्छी मेहनत करो, अच्छे एफर्ट लगाओ। 12th क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां अच्छी मेहनत करो, अच्छे एफर्ट लगाओ। बट कॉमर्स के लिए ये मैं नहीं सोचता, ये मैं नहीं मानता, और ये मैं एडवाइस नहीं देता, क्योंकि कॉमर्स एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जहां 11th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूं कि गलत नहीं होगा कि 11th क्लास 12th से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा कैसे, 11th क्लास मोर देन कैसे इंपॉर्टेंट है 12th से? क्योंकि 12th तो बोर्ड है, वहां तो परसेंटेज आती है। 11th की डिग्री तो कोई नहीं देखता, 12th की डिग्री तो सब देखते हैं। जैसे 10th की डिग्री इंपॉर्टेंट है, 12th की भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्कशीट हमारे लिए। बिल्कुल, आपके लिए 12th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11th क्लास आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास में हम वो सीखेंगे जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, उसके बाद आफ्टर आगे का। तो बेटा आगे की चीजें जब आएंगी तब पहले की आएंगी। क्या आपने ए फॉर एप्पल पहले सीखा था कि ABCD पहले सीखी थी? तो फर्स्टली हमने ABCD ये हमने लर्न किया था, सीखा था, स्टडी किया था। हमने ए फॉर एप्पल पहले नहीं सीखा था। तो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि कॉमर्स में अगर आप चाहते हो कि हम आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा करें, तो आपको 11th क्लास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वो भी डीपली, क्योंकि ये क्लास एक ऐसी क्लास है जहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को और सुनने को मिलेगी। 12th क्लास से रिलेटेड टॉपिक्स आपको आगे भी मिल जाएंगे, लेकिन 11th क्लास से रिलेटेड टॉपिक्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स, 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बात यह है कि ये 11th क्लास में हम पूरा बेसिक सीखेंगे। बोल दो अब 11th क्लास की बात हो चुकी है। सर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 11th इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टॉपिक्स आपको आगे नहीं मिलेंगे, और ये आपको आगे हेल्प करेंगे, क्योंकि हम जब कॉमर्स पढ़ते हैं तो उसमें सबसे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है अकाउंटेंट की। ये गवर्नमेंट में भी आती है और प्राइवेट सेक्टर में आती है कि हम अकाउंटेंट बनते हैं। और अकाउंटेंट का मतलब वो होता है जो अकाउंट्स को मेंटेन करता है, अकाउंट्स के साथ डील करता है, अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। और अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए आपको 11th क्लास आना जरूरी है, 12th क्लास की नीड ही नहीं है। अगर आप 11th क्लास को अच्छे से पढ़ते हो तो आप अकाउंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपने 11th ना पढ़ के 12th पढ़ ली और आगे की कितनी भी क्लासेस पढ़ ली, आप अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए क्लास 11th का आना बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहूं कि 11th क्लास इज मोर देन इंपॉर्टेंट टू 12th क्लास, तो ये गलत नहीं होगा। अब डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस पे। हमारा सिलेबस ये अकॉर्डिंग टू RBSE है, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं कि CBSE में भी यही चैप्टर्स मिलेंगे, बस नेम थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं इनके। तो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी।
अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन, इसमें डेफिनेशन है कि अकाउंटेंसी क्या होता है, मतलब लेखा शास्त्र क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होती है, और ये सब कुछ डिटेल है। एक तरीके से ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो थ्योरी के बेसिस पर इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है एंशिएंट इंडियन अकाउंटिंग, प्राचीन भारतीय लेखांकन। इसमें ये बताया गया है कि जो पुराने इंडियन जो हमारी अकाउंटिंग है, पहले जब हम अकाउंटिंग करते थे तो वहां किस पैटर्न पर करते थे। ये बात है 90 मतलब 600 ईयर्स, 700 मतलब 1000 ईयर्स, 1100 ईयर्स, मतलब 1600, 1500, 1400 ईस्वी में हम किस तरीके से डील करते थे। ये भी थ्योरेटिकल है, इसका कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा रोल नहीं है प्रैक्टिकल में, ये सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर है। सिर्फ ये चैप्टर फिर भी हल्का फुल्का नॉलेजफुल है, क्योंकि इसमें थ्योरी बेसिस में इसमें बताया गया है कि क्या अकाउंट्स होती है, क्या बुक कीपिंग होती है, किस तरह कौन अकाउंटेंट होता है, कितने टाइप्स की अकाउंटिंग होती है। बट ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कराते ही नहीं है ये चैप्टर, क्योंकि ये सिर्फ एक तरीके से हमको प्राचीन बारे में बताता है कि प्राचीन में क्या है, और कॉमर्स में प्राचीन का कोई लेना देना नहीं है, जो भी है प्रेजेंट में होता है। नेक्स्ट है जर्नल एंड सब्सिडी बुक्स, प्रारंभिक लेखा जर्नल एंड सहायक भैया। देखो जर्नल एंड सब्सिडी बुक्स का मतलब मैं बता देता हूं, ये प्रारंभिक बुक है, मतलब ओपनिंग है, ये प्राइमरी बुक्स है। कौन सी बुक्स है ये? प्राइमरी बुक्स। सर प्राइमरी बुक्स क्या होती है? देखो जैसे प्राइमरी क्लास होती है ना, ऐसे प्राइमरी बुक्स होती है। आप अकाउंट्स को अगर बनाते हो तो फर्स्टली आपको ये करना पड़ेगा। अब जर्नल सर होती क्या है? डे टू डे एक्टिविटी करते हैं हम, डे टू डे एक्टिविटी करते हैं हम। डे टू डे एक्टिविटी में जो चीजें हम शो किए जाएंगे वो कहलाती है जर्नल। दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में हम जो काम करते हैं ना, उनको हम एक तरीके से क्या करना है, अकाउंट्स में कन्वर्ट करना जर्नल कहलाती है। जर्नल क्या है कि मैंने परचेज किया कोई भी गुड्स, मैंने सोल्ड किया कोई भी गुड्स, कोई एक्सपेंसेस किया, तो उसकी हर एक की अलग अलग एंट्री करना कहलाती है जर्नल। डिटेल में जब चैप्टर के बारे में आएंगे, चैप्टर में बात करेंगे, तब ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सब्सिडी बुक्स, देखो यहां तो एक दिन में मतलब वन डे में आपने मान लो 50 ट्रांजेक्शन किए, तो 50 की मैंने अलग अलग एंट्री करी, तो ये तो जर्नल है। ठीक है, मान लो मैंने 10 टाइम्स परचेज किया तो अलग अलग एंट्री, 10 टाइम्स सोल्ड किया अलग अलग एंट्री, 10 टाइम्स, 10 टाइम एक्सपेंसेस किया तो अलग एंट्रीज, 10 टाइम इनकम्स की तो अलग एंट्रीज। बट सब्सिडी बुक्स का मतलब होता है सहायक भैया। यहां पर परचेज अलग है, परचेज सारी परचेज एक में आती है, सारी सेल्स एक में आती है, सारे एक्सपेंसेस वन साइड आते हैं, सारी इनकम्स वन साइड आती है। तो डे टू डे एक्टिविटी में हर ट्रांजेक्शन का अगर अलग अलग सेपरेटली अपन डिटेल रखते हैं वो जर्नल में, और अगर कोई रिलेटेड टू परचेज है तो सिर्फ परचेज में, सेल्स है तो सेल्स में, कैश है तो कैश में, बैंक है तो बैंक में, वो होती है सब्सिडी बुक्स। डिटेल में चैप्टर जब करेंगे तब बात करेंगे। लेजर पोस्टिंग का मतलब है जर्नल से लेजर प्रिपेयर की जाती है, हर एक का अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन एंड एरियर, तर्पण एवं अशुद्धियों का सुधार। फर्स्टली जर्नल होती है, उसके बाद लेजर होती है, देन उसके बाद होती है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ये चेक किया जाता है कि आपने अब तक जो भी किया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। सही और गलत अगर हो तो इसमें यहां पर ट्रायल बैलेंस में ये चेक किया जाता है। ट्रायल बैलेंस में क्या किया जाता है? अब ट्रायल बैलेंस के बाद हम बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स की। ट्रायल बैलेंस के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स के बारे में, और फाइनल अकाउंट्स का मतलब मैंने बता दिया है। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, क्यों? फाइनल अकाउंट्स प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए अपन प्रिपेयर करते हैं कि हमारे बिजनेस में जो हम इनकम कर रहे हैं, जो हमारे क्या हमारा इनकम है, इन शॉर्ट कहने का मतलब जो भी हम कुछ कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके लिए फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इसमें सारे एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं, सारी इनकम शो किए जाते हैं। नेक्स्ट है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, ये भी इसी से रिलेटेड है। इसमें एडजस्टमेंट नहीं होते हैं और इसमें एडजस्टमेंट होते हैं। अब एडजस्टमेंट का मतलब है कि सिंपल सी बात है, जब अपन कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कोई भी क्या हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा चीज आ जाती है तो उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लो कई बार क्या होता है कि किसी से हमें पैसे लेने हैं 10,000, लेकिन उन्होंने हमें 8,000 ही दिए, तो 2,000 हमारे नहीं पे हुए हैं, तो फाइनल अकाउंट्स में तो हम 10,000 ही शो करते हैं, लेकिन विद एडजस्टमेंट में हम 2,000 का ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट है। कैश बुक में सारे ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड आएंगे, कोई भी गुड्स परचेज करो, चाहे सोल्ड करो, चाहे एक्सपेंसेस करो, चाहे इनकम करो, अगर वो रिलेटेड कैश है तो वो कैश बुक में आएगी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब मैं बता चुका हूं, बैंक समाधान विवरण पत्र। हमारी जो पासबुक होती है, जैसे हमारा अकाउंट ओपन होता है बैंक में, अब बैंक में अकाउंट ओपन है तो बैंक अपने बैंक चार्जेस डिडक्ट करती है उसके लिए। अब बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लेती है हमारे अकाउंट से, तो बैंक के पास पासबुक है और हमारे पास भी एक बुक होती है, उसको बोलते हैं कैश बुक। बैंक ने वो चार्जेस डिडक्ट कर लिए, लेकिन हमें नहीं पता वो चार्जेस, वो तो हम जब एंट्री कराने जाते हैं तब हमें पता लगता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है बैंक ने 100 रुपीज डिडक्ट कर लिए बैंक चार्जेस के, हमें पता ही नहीं है, तो हमारा बैलेंस मान लो 2,000 था, तो उस बैंक की पासबुक में तो शो करेगा 1900, क्योंकि 100 रुपए तो बैंक चार्ज डिडक्ट हो गए, लेकिन हमारी कैश बुक में क्या शो करेगा 2000।
उसके लिए जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण पत्र। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये होता है विनिमय बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज में जब भी अपन किसी भी पर्सन को कोई गुड सोल्ड करते हैं तो वो उस टाइम पेमेंट ना देके वो बोलता है कि आफ्टर 3 मंथ्स लेटर आप मुझे एक का टाइम दे दीजिए, मैं 3 मंथ लेटर उसको इंटरेस्ट के साथ आपको पे कर दूंगा। तो ये कहलाता है इस बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसके एक प्रोमोसरी नोट के बेसिस पर होता है। और ये है डेप्रिसिएशन, हमारी जो कार होती है, बाइक होती है, आपने देखा होगा जैसे जैसे उसको यूज करते हैं उसकी वैल्यू में कमी आती है, डिक्रीजमेंट आता है। तो जिस फिक्स एसेट्स को यूज करने से, फिक्स एसेट, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इनको यूज करने से इनकी वैल्यू में जो डिक्रीजमेंट आता है, इनको उपयोग करने से इनकी वैल्यू में जो डिक्रीजमेंट आता है, कमी आती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन समझेंगे अपन कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हम करेंगे। नेक्स्ट है सेल बैलेंसिंग लेजर, डेटर और क्रेडिटर, उधार जिसको माल सोल्ड करते हैं, परचेज करते हैं, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है। जो चैप्टर आपको कराएंगे पूरे हर कॉन्सेप्ट की डिटेल समझाएंगे। ये तो सिर्फ मैं जर्नली बता रहा हूं कि सिलेबस में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, बाकी हर चैप्टर को आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। बस पेशेंस रखें और आप पॉजिटिव वे में कंटिन्यू करते रहें। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो भी स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता है, स्मॉल स्केल पर काम करते हैं, वो क्या है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, अलग से अकाउंटेंट नहीं रख सकते जिसका काम होता है बुक्स को प्रिपेयर करना, अकाउंट्स को प्रिपेयर करना। तो वो क्या करते हैं, वो सारे रिकॉर्ड नहीं रखते, कुछ रिकॉर्ड रखते हैं, तो उनको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अपूर्ण लेखे। कंप्यूटर अकाउंटिंग, जब अकाउंटिंग एक तो हाथ से की जाए और एक की जाए कंप्यूटर से, मैनुअल की जाती है। हम जो करते थे पहले वो मैनुअल करते थे, और आजकल जो अकाउंटिंग होती है वो कंप्यूटर पर होती है, उसको बोलते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये ऑल ओवर सिलेबस है। मेरा आपसे यही एक कहना है कि आप ये ना देखें कि सिलेबस ज़्यादा है, कम है, हमें इससे मतलब नहीं है। सर आपने जो बताया हमें समझ में नहीं आया, उससे भी मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है कि 11th क्लास इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इसको बहुत डीपली हम अंडरस्टैंड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जैसे जैसे चैप्टर को डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो आप टेंशन ना लें, ठीक है, बस फॉलो करते रहें जैसे जैसे मैं बोलता हूं। अगर आपने मेरी बातों को फॉलो किया और जो मैंने आपको कराया उसको आपने रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू करते रहे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। कल हम जो डिस्कस करेंगे ना वो किसी चैप्टर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं चैप्टर से स्टार्ट करूं। मैं ये चाहता हूं कि आप कॉमर्स को समझे, अंडरस्टैंड करें कि कॉमर्स एक्चुअली में है क्या और ये कैसे वर्क करता है। अब कॉमर्स को कैसे समझे? आप तो डायरेक्ट सिलेबस कराओ ना, आप चैप्टर कराओ। बेटा चैप्टर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज क्या होती है, सेल क्या होती है, डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं, कैश क्या होता है, जर्नल क्या होता है, सब्सिडी बुक्स क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अकाउंट्स क्या होती है, अकाउंटेंट क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है। ये वर्ड है, ये टर्म है, ये टर्म मैं आपको कल अंडरस्टैंड कराऊंगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं ये टर्म्स आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, ये टर्मिनोलॉजी मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब आपको पता लगेगा ना कि परचेज ये होता है, एसेट्स ये होता है, लायबिलिटी ये होता है, तो जब ये आपके क्वेश्चंस में आएंगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ज्यादातर होता क्या है, ज्यादातर ये होता है कि डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट किया, जर्नल, ये जर्नल के रूल हैं, ये जर्नल है। नहीं, जर्नल बताने से पहले आप ये तो बताइए कि कॉमर्स में जो परचेज वर्ड है उसका मीन क्या है, गुड्स वर्ड का मीन क्या है, सेल वर्ड का मीन क्या है, डेटर का मीन क्या है, क्रेडिटर का मीन क्या है, एसेट्स का मीन क्या है, लायबिलिटीज का मीन क्या है, आपके फिक्स एसेट्स का मीन क्या है, करंट एसेट्स का मीन क्या है। तो हम पहले ये तो जान ले। अब आपने ये तो सुना होगा कि भैया मार्केट से साल्ट ले आओ, ऑयल ले आओ, क्लोथ्स ले आओ। अब हम उनको लाते हैं तो इसको परचेज बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में उसको परचेज बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, ठीक है। कोई चीज हमारे लिए कई बार गुड्स बनती है, कई बार एसेट्स बनती है। ये सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसको पूरे को नोट डाउन करना है जो भी मैंने आपको बोर्ड में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और वीडियो को आराम से सुनना है और बस एंजॉय करना है। एंजॉय करते हुए जो भी करोगे सब समझ में आएगा। ज्यादा इतना मत सोचना कि सर इसमें क्या था उसमें क्या था, नहीं, ये नहीं सोचना है। ये 1-2 क्लासेस 3 क्लासेस सिर्फ इसलिए हैं ताकि हाँ हमारे और आपके बीच में एक बॉन्डिंग बने, हमारा और आपका कन्वर्सेशन बने, ठीक है। बिकॉज ऑफ द रीजन आप सब मेरे सामने यहाँ पर नहीं हो, बट
मैं ये मानता हूं कि ये जो कन्वर्सेशन मेरा आपके पास जा रहा है, इस कन्वर्सेशन के बेसिस पर आप मुझे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बस फॉलो करना आपका काम है, ज़्यादा डीपली ध्यान नहीं देना है। स्टार्टिंग की जो 4 और 5 क्लास है उसमें आप सब समझ जाओगे। नेक्स्ट क्लास में आप सब समझ जाओगे कि कॉमर्स में कौन सी टर्म्स यूज आती हैं और कौन सी टर्म्स यूज नहीं आती हैं। और जब वो टर्म्स यूज आएंगी तब आपको वो चीज़ें समझ में भी आने लग जाएंगी कि मैंने ये क्यों करवाया है। ये सिर्फ क्या होता है, स्टार्टिंग बेसिस होता है। कोई भी चीज़ है, आप सुनो समझो इस चीज़ को। अगर मैं कोई भी चीज़ है वो फर्स्ट टाइम देखूंगा, अजम्पशन कर लो कि आपको रामगढ़ जाना है। अब सर ये रामगढ़ कहाँ है? देखो रामगढ़ कहाँ है वो पता नहीं है, लेकिन आप रामगढ़ पैदल पैदल चल रहे हैं। आप फर्स्ट टाइम जब रामगढ़ पैदल पैदल जाओगे तो आपको पूरा रास्ता क्लियर नहीं होगा, बट आप सेकंड टाइम जब रामगढ़ जाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, और अगर आप थर्ड टाइम गए तो आपको और क्लियर होगा, और फोर्थ टाइम पे आपको पूरा वे आराम से समझ में आ जाएगा। तो सर ये आपने जो बताया इसका क्या मीन हुआ? इसका मीन सिंपल है कि जब हम किसी भी वर्ड को, किसी भी टर्मिनोलॉजी को या किसी भी पार्ट को एक से ज्यादा बार सुनते हैं तो वो चीजें हमारे माइंड में कवर होती है और वो हमको अच्छे से समझ में आ जाती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं कल की क्लास में।